एमपीपीएससी मेंस 2027 और आगामी समस्त मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको जो है मुख्य परीक्षा के मानक के अनुसार एक उत्तर लेखन जो है सिखाया जाएगा। यह टेस्ट का जो है सॉल्यूशन है, ये पहला टेस्ट है और पहला टेस्ट आपको जो है ग्रुप में भेजा जा चुका है। प्रक्रिया क्या होती है कि सबसे पहले आपको जो है टेस्ट ग्रुप में भेजा जाता है, उसको आप एक दिन के अंदर जो क्या करते हैं उत्तर लिख करके भेजते हैं। देन उसके बाद जो है आपको सॉल्यूशन के रूप में जो है वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ यह पीडीएफ भी जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। यह जो है मेंस से 2027 को ध्यान में रखते हुए करते हैं। इसमें जो है हम क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन जो है 2 मार्कर होंगे और जो है 2 क्वेश्चन हमारे क्या होंगे 7 मार्कर होंगे और एक क्वेश्चन क्या होगा हमारा 10 मार्कर जो है क्वेश्चन होगा। और यह जो है हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस के सिलेबस के अंतर्गत जो यूनिट 1 दी हुई है, जीएस पेपर जो 1 है उसके अंतर्गत जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसका क्या है एक टेस्ट है। कुल सिलेबस से, संपूर्ण एमपीपीएससी के सिलेबस से जो है हम अभी जो है कह रहे हैं कि जो है लगभग क्या करेंगे, प्रत्येक यूनिट से एक टेस्ट बनाएंगे तो टोटल मिलाकर के जो है 50 टेस्ट तैयार करेंगे। और यदि हो सकेगा तो फिर क्या करेंगे, पार्ट वाइज एक टेस्ट करवा देंगे तो जो है उसमें लगभग आपके क्या हो जाएंगे 12 टेस्ट जो है वहाँ हो जाएंगे, तो लगभग 60 के समथिंग जो है टोटल टेस्ट इसमें होंगे। और आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ में जो है उसका एक मानक आंसर मिलेगा, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के रूप में जो है क्लास दी जाएगी। और यदि आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस मोबाइल नंबर पर क्या कीजिएगा, ओनली और ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। और मैसेज में क्या करना है, आपको जो है जानकारी प्राप्त करनी है। उसके बाद आपको पैड ग्रुप में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। देन वहाँ से आप क्या कर पाएंगे, आप जो है उत्तर लेखन सीख पाएंगे। बशर्ते आप इसका क्या चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, जो भी ये लिखा हुआ है, जो भी हमारे द्वारा बताया जा रहा है। इस पीडीएफ के लिए जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को क्या करना है, क्लिक करना है। देन टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। याद रखिएगा कॉपी उसी की चेक होगी जो कोई व्हाट्सएप ग्रुप में होगा, कॉपी चेक नहीं होगी। पीडीएफ निःशुल्क मिल जाएगा, क्लास भी आपको जो है निःशुल्क मिल जाएगी। चलिएगा बात करते हैं जो है हमारे पास में सबसे पहले है 2 मार्कर। और 2 मार्कर की कंडीशन क्या होती है कि आपको जो है 10 से लगा करके 20 शब्द में क्या देना है, जो है आंसर देना है। 10 से 20 शब्द के अंतर्गत जो है उत्तर देना है। शर्त इसमें यह भी है कि आपको कम से कम 3 आयाम यानी कि 3 प्रकार की जानकारी जो है इसमें देनी होती है। तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इनको जो है सॉल्व करते हैं। यह जो है बाइलिंगुअल है, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तब भी जो क्या कर सकते हैं इसका उपयोग कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं तब भी जो आप क्या कर सकते हैं इसका उपयोग कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में वेदांग जो है 2 मार्कर में यह क्वेश्चन है। और वेदांग को ध्यानपूर्वक समझिएगा। आप जानते हैं कि जो प्राचीन भारत में क्या होते थे, हमारे जो प्राचीनतम ग्रंथ है उनको वेद कहते थे। और ये जो वेद होते थे, यह वेद किस भाषा में लिखे गए होते थे, तो आप कहेंगे संस्कृत भाषा में जो है लिखे गए होते थे। हर कोई इन्हें जो है नहीं पढ़ पाता था, इसलिए इनको सही तरीके से पढ़ पाएँ इसलिए क्या की गई थी, कुछ सहायक ग्रंथ की जो है रचना की गई थी ताकि वेदों का जो क्या किया जा सके, सही उच्चारण किया जा सके। तो यह जो है वेदांग वही है जो सहायक ग्रंथ है और इनकी संख्या क्या होती थी, कुल 6 होती थी। यही आपसे 2 मार्कर का प्रश्न है। इसमें लिखेंगे कि वेदों के अर्थ को समझने में सहायक जो ग्रंथ है उन्हीं को क्या कहा गया था, वेदांग कहा गया था। इनकी संख्या कितनी है, आप यहाँ पर कॉमा लगाकर क्या बता सकते हैं, संख्या जो 6 ये बता सकते हैं, ताकि और जो है एडवांस उत्तर हो जाएगा। तो कॉमा लगाकर बता दीजिएगा, इनकी संख्या जो है 6 हो जाएगी। कौन कौन से हैं तो बताएंगे, पहला हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा का मतलब होता है कि किसी भी शब्द का उच्चारण किस स्वर में करना है। जैसे मैं कहूँ नाम, तो नाम में आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा ना कहने में जो है बड़ा की ध्वनि आ रही है, तो किसी चीज़ का उच्चारण कैसे करना है। इसी प्रकार से कल्प होता था, इसी प्रकार से व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये क्या होते थे, 6 वेदांग होते थे। इनका महत्व ये है कि ये वेदों के शुद्ध उच्चारण और यज्ञीय अनुष्ठान के संपादन में क्या हुए, सहायक सिद्ध हुए। तो इस प्रकार से अगर इतना कंटेंट लिख देते हैं तो आपका एक जो है ठीक ठाक नंबर जो है मिल जाएंगे। तो ये जो है इंग्लिश में कंटेंट हो जाएगा। यदि आप इंग्लिश वाले हैं तो क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिएगा दूसरा प्रश्न है हमारे पास में, जहां आपसे पूछा जा रहा है गण या संघ जो है 2 मार्कर में जो है ये शब्द लिखा हुआ है। गण या संघ क्या होते थे कि प्राचीन भारत की एक शासन प्रणाली है। जैसे छोटे छोटे राज्य होते थे, इस प्रकार के बहुत सारे मान लीजिए छोटे छोटे राज्य होते थे। ये क्या कहलाते थे, गण कहलाते थे। ये क्या कहलाते थे, गण कहलाते थे। और यह जो है एक एक करके शासन नहीं करते थे, इनका जो है यहाँ पर क्या बनती थी, एक सभा बनती थी।
इन सभी के जो है एक एक मेंबर क्या है यहाँ पर पहुँचते थे, यहाँ पर एक सभा बनती थी, उसी को क्या कहते थे, संघ कहा जाता था। तो ये क्या होती थी, एक शासन प्रणाली। तो क्या कहेंगे कि यह जो है प्राचीन भारत की गैर राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी। इसमें निर्णय जो है एक निर्वाचित समिति द्वारा लिए जाते थे। तो यहाँ पर एक जो है समिति बनती थी और यहाँ पर जो है समिति का सदस्य कौन होगा, तो यहाँ से जो है हर जो छोटे छोटे राजा होते थे वो अपने अपने यहाँ से एक मेंबर भेजते थे और यहाँ पर जो है एक सभा बन जाती थी। उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे लिच्छवी गणराज्य और बज्जी क्या हो जाएंगे, इसके जो है प्रमुख उदाहरण हो जाएंगे गण और संघ के। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है इंडिका। आप जानते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके समय पर एक व्यक्ति आए हुए थे राजदूत के रूप में, उनका नाम था क्या, मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज की जो रचित पुस्तक है उसका नाम क्या है, इंडिका। तो इंडिका के बारे में क्या बताएंगे कि यह जो है यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा रचित क्या है, ग्रंथ है। इसमें जो है मौर्यकालीन प्रशासन और पाटलिपुत्र का क्या मिलता है, जानकारी मिलती है। इसी में पाटलिपुत्र को जो है क्या कहा गया है, पॉलीब्रोथा कहा गया है। यह तात्कालीन भारतीय समाज को समझने और महत्वपूर्ण उसको जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण क्या है, स्रोत है। अब कोई भी क्या है, जैसे हम कहें अपने बारे में, यदि कोई राजा कहे खुद का ग्रंथ हो तो उसका मतलब ये हो जाता है कि किसी ने क्या की होगी, उस राजा ने जो है अपनी क्या की होगी, प्रशंसा की होगी। लेकिन अगर कोई विदेशी वही जानकारी देता है तो उसे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है, तो इनकी जानकारी ज़्यादा प्रमाणिक मानी जाती है। भाषा बता सकते हैं, यह ग्रीक भाषा में मूल रूप से लिखी गई थी और हालांकि वर्तमान में मूल रूप में नहीं है, इसका उच्चारण हमें देखने को मिलता है अनुवाद, ये इंग्लिश में हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास में सुदर्शन झील। प्राचीन भारत का जो है एक प्रमुख जल स्रोत हुआ करता था। यह जो है गुजरात में स्थित थी और यह सिंचाई के लिए जो है मौर्य काल में क्या की गई थी, बनवाई गई थी। 2 मार्कर में इसको लिखना है कि यह सौराष्ट्र में स्थित क्या थी, एक कृत्रिम जलाशय था और इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, जो वहाँ के गुजरात के गवर्नर थे यानी कि राज्यपाल थे, उनका नाम था पुष्यगुप्त, उसके द्वारा करवाया गया था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो रुद्रदमन का जो शिलालेख है, जिसे क्या कहते हैं, जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उसमें क्या मिल जाती है, इसकी जानकारी मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, आपका चौथे नंबर का प्रश्न हो जाएगा। 5 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं तो 5 नंबर का प्रश्न हो जाएगा आपका कि प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति आप जानते हैं किससे संबंधित है, जो समुद्रगुप्त की अचीवमेंट, जो भी उपलब्धियां थी या फिर उनके युद्ध जीते गए हैं, उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति से हमें देखने को मिलती है। और प्रयाग प्रशस्ति की जो है रचना किसके द्वारा की गई थी, तो उनके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था हरिसेन। तो चलिएगा क्या लिख देते हैं इसमें कि यह जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित क्या है, एक शिलालेख है यानी कि अभिलेख है। इसमें क्या जानकारी मिलती है, तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों की जानकारी मिलती है, तो किस प्रकार से दक्षिण को जीता, किस प्रकार से पूर्व को जीता, तो उनकी जानकारी मिलती है। और क्या हो जाएगा इसका महत्व, कि यह गुप्तकालीन इतिहास की जो है एक आधिकारिक साहित्यिक स्रोत है, क्योंकि पत्थर में लिखी गई बात जो है बदलती नहीं है, तो इसलिए इसे प्रमाणिक स्रोत माना जाता है गुप्त काल की जानकारी का। तो ये जो है हमारी आज की टेस्ट सीरीज क्या हो जाते हैं, 2 मार्कर प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, 7 मार्कर की जो है बात कर लेते हैं। और आपको जो है क्या है, एक कॉपी का फॉर्मेट भी जो है हम देते हैं, टेस्ट सीरीज जो बना करके देते हैं वो कॉपी के फॉर्मेट में ही देते हैं। ये कंटेंट अगर वहाँ पर लिख देंगे तो जो बिल्कुल क्या आएगा, आपका फिक्स कंटेंट आएगा, कितना लिखना है, कितनी जगह होनी चाहिए, फिक्स स्पेस जो है आपको दिया जाता है पहले से कॉपी में। तो उसी में क्या करना है, उसी हिसाब से लाइनें गिन करके जो है आपको क्या कर देना है, लिख देना है। प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की जो है प्रमुख विशेषताएं लिखिएगा। अब जो है वहाँ का नगर किस प्रकार से योजना से बना हुआ था, ये क्या बताना है आपको, उसकी विशेषताएं बतानी है। चलिएगा 1 मिनट में हम क्या करते हैं, उसके नगर नियोजन को जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन जो है हम क्या करेंगे, इसके जो है उत्तर को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की अगर बात की जाए तो ये मान लीजिएगा जो है क्या बने होते थे, उनके नगर जो है बने होते थे इस प्रकार से। और सड़कें क्या होती थी, बिल्कुल जो है इस प्रकार से सड़कें मान लीजिएगा 90 डिग्री पर, यानी कि सीधी सड़कें जो है होती थी, बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी सड़कें नहीं होती थी। तो पहली बात तो क्या थी, उनके सड़कों की विशेषता थी। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इनके जो मकान बने होते थे वो क्या बने होते थे, इनके पक्के मकान जो है हुआ करते थे, ईंटों से जो है मकान बनाए जाते थे। इनके मकान जो है सड़कों की ओर न खुल करके दरवाजे कहाँ खुलते थे, सड़कों की जो है मतलब विपरीत दिशा में खुलते थे। प्रत्येक घर का जो नाली का पानी होता था वो कहाँ जाता था, मुख्य नाली में जाता था। मुख्य नाली से इसी प्रकार से जो है गांव के बाहर एक नाली जाती थी और वहाँ पर एक गड्ढा बना करके क्या कर दिया जाता था, पानी को जो है सोखने के लिए बना दिया जाता था। जो नाली होती थी उनके जगह जगह पर जो है मैन होल लगाए गए थे ताकि समय समय पर क्या किया जा सके, नाली को सफाई किया जा सके। प्रत्येक घर में क्या होता था, एक जो है कुआं होता था। तो
यही सारी क्या है नगर नियोजन की जो विशेषता है। तो एक विशेषता क्या हो जाएगी, यहाँ आप जो है सड़क की एक विशेषता बता दीजिएगा, एक जो है स्नानागार की विशेषता बता दीजिएगा, स्नानागार होता था या कुआं बता दीजिएगा। इसके अलावा बताइएगा कि इनके जो घर होते थे वो कैसे बने होते थे, टेक्निकल भाषा में से क्या कहें, गृह निर्माण तकनीकी कहेंगे। इसके अलावा जो आप क्या कर सकते हैं, नालियों की व्यवस्था जो है बता सकते हैं, नालियों की व्यवस्था। और इसी प्रकार से जो है स्नानागार हो जाएगा, नाली हो जाएगा, मकान हो जाएंगे, और मकानों के जो घटक होते थे यानी कि ईंटों का प्रयोग बता सकते हैं, ईंटों या पत्थर का प्रयोग, ठीक है। अंततः जो है जल प्रबंधन के बारे में बता सकते हैं कि जल जो है, साफ सफाई के बारे में बता सकते हैं कि साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए नालियाँ बनाई गई थी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंटेंट हो जाएगा। चलिएगा जो है देख लेते हैं इसको। इसकी विशेषताएं की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या देना है आपको, एक पॉइंट में जो है परिचय देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपनी व्यवस्थित और वैज्ञानिक नगर नियोजन प्रणाली के लिए विश्व प्रसिद्ध सभ्यता थी। यहाँ पर देखेंगे पहला पॉइंट किसके बारे में है, सड़कों के बारे में है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे नगर आयताकार खंडों में क्या होते थे, विभाजित हो जाता था। अब देखिएगा हर प्रश्न को हम उस लेवल पर नहीं समझा सकते कि जीरो से बिल्कुल समझा सकें। इतिहास समझाएंगे तो फिर क्या हो जाएगी, आंसर राइटिंग का पोर्शन छूट जाएगा। आप जानते हैं कि आंसर राइटिंग एक जो है सामान्य समझ के बाद जो है क्या है की जाती है। तो सामान्य समझ की अपेक्षा मत करिएगा, जीरो से जो है आपको पहले बेस बनाया जाए फिर आंसर राइटिंग करवाई जाए। अगर आपको जो है बेस बनाने का वो है तो जो है चैनल में क्लासें डली हुई हैं, आप जो क्या कीजिएगा वहाँ से देखिएगा, तो आपका जो है बेस कंप्लीट हो जाएगा, देन आंसर राइटिंग करिएगा। और या फिर हो सकता है कि आप जो है पहले एक बार क्वेश्चन के बेस को जो है पढ़ लीजिएगा किताबों से, देन उसके बाद में उत्तर लिखिएगा। दूसरी बात जो है ये भवन निर्माण के बारे में है। तो भवन निर्माण में जो है पकी हुई ईंटों का जो है यानी कि प्रयोग होता था। जो घर बनाए जाते थे उनकी ईंटें कैसी होती थी, पक्की ईंटें होती थी। और ईंटें किस अनुपात में प्रयोग होती थी, 1:2:4 में जो है उपयोग की जाती थी। अब ये अनुपात वाला डाटा है वो फिक्स है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। चलिएगा अगले बात कर लेते हैं पॉइंट की। अगला पॉइंट है प्रत्येक घर में क्या होता था, स्नानागार होता था और कुएं की जो है व्यवस्था थी, जो स्वच्छता के प्रति जो है उच्च जागरूकता को क्या करती है, दर्शाती है। घरों का गंदा पानी जो है ढकी हुई नालियों के माध्यम से मुख्य सड़क की बड़ी नालियों तक जाता था और बाद में जो है खेतों में बाहर निकाल दिया जाता था। नगर जो है दो भागों में विभाजित होते थे, एक पश्चिमी भाग होता था और एक जो होता था पूर्वी भाग या निचला टीला कह सकते हैं, और एक जो है ऊंचा भाग होता था। इस प्रकार से क्या किए हमने, परिचय दिया। परिचय के बाद में जो मुख्य कंटेंट के रूप में 5 पॉइंट दिए और देन इसके बाद में हमने क्या किया, निष्कर्ष दिया कि इस प्रकार सिंधु घाटी का नगर नियोजन आधुनिक शहरी व्यवस्था के समकक्ष और अत्यंत क्या था, उन्नत था। अब यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो ये आपकी बारी है, क्या कीजिएगा समझने के बाद में जो है पीडीएफ लीजिएगा और पीडीएफ से क्या कीजिएगा, इन पॉइंटों को जो है समझते हुए अपनी आंसर राइटिंग में शामिल कीजिएगा और एक मानक उत्तर लिखना जो है सीखिएगा। अगला प्रश्न ये है कि ये भी जो है 7 मार्कर का ही प्रश्न है और 7 मार्कर के लिए शब्द सीमा है वो कितनी होती है, 60 शब्द में जो है आपको उत्तर देना होता है। काफ़ी चैलेंज है, अगर आप क्या कर देते हैं सीधे उत्तर लिखते हैं, उसके पहले प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो परिणाम जो है आपको आगे चल कर के पता चल जाएगा। तो प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म के उत्थान के कारण बताइए। उत्थान पूछे या पूछे कि बौद्ध धर्म क्यों इतना ऊपर हो गया। पहले जो है वैदिक काल में आप जानते हैं सनातन धर्म चलता था और सनातन धर्म के बाद जो है क्या हुआ, बौद्ध धर्म जो है क्यों लोकप्रिय हो गया, क्यों उसका उदय हुआ। तो देखिएगा बहुत कम समय में क्या करते हैं, एक शॉर्ट जो है कंटेंट क्या करते हैं समझने का जो है प्रयास करते हैं और चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले आप समझिएगा कि यहाँ पर कौन सा धर्म प्रचलित था, वैदिक धर्म प्रचलित था। ठीक है, शुरुआत में वैदिक धर्म क्या था, अच्छा था, सभी बातें अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या आया, कुछ लालची लोगों को क्या हो गया, प्रभाव बढ़ने लगा। और यहाँ पर जो है एक जैसे वर्ण व्यवस्था जैसे आप कहते हैं, वर्ण व्यवस्था जिसमें समाज को क्या कर दिया गया, जातियों में बांट दिया गया। साथ ही वैदिक धर्म क्या हो गया, आगे चल करके अतिवादी हो गया। एक आपको जो है जीवन में यज्ञ करवाने के लिए 52 प्रकार की क्या होती थी, पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। अब 52 प्रकार के पुरोहितों की आवश्यकता पूरी करने के लिए जो है समय जाता था, साथ ही साथ इन्हें जो है आर्थिक खर्च भी देना होता था। समाज जो है काफ़ी हद तक जो इस धर्म से परेशान होने लगा। इसके अलावा वैदिक धर्म ने क्या किया कि जो व्यापार करना है या समुद्र यात्रा करना है वो क्या है, पाप मान लिया गया। तो जो व्यापारी वर्ग होगा तो विदेशों में तो क्या कर पाएगा, व्यापार कर ही नहीं पाएगा। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था से दलित और जो है निचला समाज क्या था, प्रभावित था। साथ ही साथ में जो है क्षत्रिय वर्ग भी क्या हो चुका था, इस समय पर परेशान हो चुका था। क्यों परेशान हो चुका था, क्योंकि इस समय पर जो है लोहा का आविष्कार हो गया था।
क्या हो गया था, लोहा का आविष्कार हो गया था। और लोहा के आविष्कार ने क्या किया, बाहुबल को जो है मजबूत कर दिया। लोहे की तलवारें बनाई गई। अब जिसके पास में क्या होती थी, जितनी क्षमता होती थी वही क्या करता था, राज्य करता था। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी भावना आ गई कि समाज में यदि ताकत हमारी है तो फिर श्रेष्ठता क्यों हमारी नहीं है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के तहत जो है श्रेष्ठ वर्ग कौन होता था, ब्राह्मण होता था। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के बीच में जो है वैवाहिक संबंध विच्छेद होने लगे और अंततः जो है दोनों में क्या होने लगी, हीन या उच्च की भावना आने लगी। और इस वर्ग ने भी क्या किया, इस धर्म को जो है छोड़ने का प्रयास किया। वहीं व्यापारी वर्ग ने भी प्रयास किया और जो दलित और कुचला वर्ग था वो भी क्या किए, प्रयास किए। साथ ही साथ महिलाओं ने भी क्या किया, इस धर्म को जो है त्यागने का काफ़ी हद तक प्रयास किया। क्यों, क्योंकि महिलाओं को तो है ना तो शिक्षा का अधिकार दिया गया था, ना ही उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया था, और ना ही जो है विभिन्न प्रकार के, जैसे आप देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें शतपथ ब्राह्मण है शायद, उसमें क्या कहा गया है कि सभी दुखों का कारण जो है कन्या को बताया गया है, बेटी को जो है सभी दुखों का कारण बताया गया है। और पुत्र को क्या कहा गया है, समाज का संरक्षक कहा गया है, या फिर मतलब वाहक कहा गया है। तो एक प्रकार से यूँ देखिएगा कि काफ़ी जो है सभी लोग क्या करना चाहते हैं, एक जो है नए रास्ते की तलाश से करना चाहते हैं। तभी तो क्षत्रिय वर्ग के अंदर ही जैन और बौद्ध, तो इस व्यवस्था के खिलाफ जो क्या हुआ, कुल मिलाकर के एक पॉइंट और समझिएगा, जैसे ही ये लोहा का आविष्कार हुआ तो लोहा के आविष्कार ने क्या किया, कुल्हाड़ी का आविष्कार किया। लोहे की कुल्हाड़ी बनी तो जंगलों को क्या किया गया, काटा गया। ठीक है, जंगलों को काटा गया और जंगलों को काटने से क्या किए गए, बड़े बड़े जो है खेत बनाए गए। अब बड़े बड़े जब खेत बने तो यहाँ काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो ताकि। साथ ही साथ वैदिक धर्म में देखेंगे तो गाय की जो है बलि दी जाती थी। क्या दी जाती थी, गाय की बलि दी जाती थी। गाय की बलि देने से जो है बैलों की संख्या क्या होने लगी, कम होने लगी। और जब बैलों की संख्या कम होगी तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, कृषि पर पड़ेगा, क्योंकि उस समय पर ट्रैक्टर नहीं चलता था। तो कृषि भी जो है एक तरफ से प्रभावित हो रही थी। तो एक नए धर्म की सभी को तलाश थी, इसलिए जैसे ही बौद्ध धर्म क्या आया, सामने आया, तो सभी लोगों ने क्या किया, सपोर्ट किया, क्योंकि इनकी इच्छाएं जो है, इनके उद्देश्य जो है उस धर्म में पूरे हो रहे थे। इसके अलावा सम्राट अशोक जैसे बड़े शासकों ने क्या किया, बौद्ध धर्म का सपोर्ट किया, इसलिए क्या हुआ, वह लोकप्रिय हो गया, उदय हो गया। तो यही तो क्या है, बताना है, आसान हो जाएगा। अब देखिएगा वो कौन से कारण थे जिसके कारण क्या हुआ, बौद्ध धर्म का जो है उत्थान हुआ। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक कर्मकांडों की जटिलता के विरुद्ध एक सरल विकल्प के रूप में बौद्ध धर्म का क्या हुआ, उदय हुआ। बुद्ध ने अपने उपदेश तात्कालीन लोक भाषा में, पाली में दिए, जो आम लोगों की जो है पहुंच में थे। वैदिक धर्म में क्या होता था कि उपदेश संस्कृत भाषा में दिए जाते थे, लोग इतनी अच्छे से समझ नहीं पाते थे। गौतम बुद्ध ने क्या दिया कि अपने उपदेश जो है लोक भाषा में दिए, जो है जनता उस समय पर ज़्यादा समझती थी उस भाषा में जो उपदेश थी, इसलिए लोग क्या है जल्दी प्रभावित हो सके। साथ ही साथ जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था के कठोर बंधनों को चुनौती देता था और समानता पर जोर देता था। तो जहाँ वैदिक धर्म में वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच का भाव था, वो क्या कर रहा था, इसको जो चुनौती दे रहा था, यानी कि यहाँ पर बौद्ध धर्म में समानता का भाव विद्यमान था। ठीक है, एक पॉइंट ये हो जाएगा। अगला हो जाएगा बिंबिसार, अशोक, कनिष्क जैसे शक्तिशाली शासकों ने क्या किया, बौद्ध धर्म को जो है राजकीय संरक्षण प्रदान किया, इसलिए भी क्या हो गया, बौद्ध धर्म जो है लोकप्रिय हो गया। इसके अलावा देखेंगे तो जो बौद्ध मठ होते थे, संघ होते थे, उनके सुव्यवस्थित संगठन ने जो है भिक्षुओं के माध्यम से जो है धर्म प्रचार को क्या किया, मिशनरी रूप दिया। और इसके अलावा कह सकते हैं वैदिक धर्म की अतिवादी विचारधारा भी जो है एक पॉइंट जोड़ सकते हैं, यदि आप यहाँ नहीं लिखा हुआ है। वैश्य वर्ग ने इसका समर्थन किया क्योंकि यह व्यापार में बाधक जातिगत बंधनों को जो है दूर करता था। वैदिक धर्म जो है कर्ज लेने वाले को भी क्या मानता था, पापी मानता था, और जो कोई व्यापार करता है तो कर्ज तो लेगा ही। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष निकल करके आता है कि बौद्ध धर्म की सरलता, समानता, संघ व्यवस्था ने जन सामान्य का धर्म बनाकर जो है व्यापक उत्थान क्या किया, प्रदान किया, इसलिए क्या हो गया, यह जो है लोकप्रिय हो गया। यही क्या थे, आपके जो है कारण थे। इस प्रकार से हमने क्या देखे, दो जो है 7 मार्कर क्वेश्चन देखे, और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। हमने 10 मार्कर क्वेश्चन जो है यहाँ पर नहीं रखा हुआ है, आई थिंक शायद, ठीक है, बनाना भूल गए। तो ये जो है हो जाता है। अगली बार से क्या करेंगे, गुप्त काल का जो है स्वर्ण युग वाला क्वेश्चन था, तो स्वर्ण युग में जो है आपको मैं समझा देता हूँ कैसे जो है बताना था। जो प्रश्न था कि गुप्त काल को जो भारतीय इतिहास का क्या कहते हैं, स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। गुप्तों का जो समय था उसे स्वर्ण युग
क्यों कहा जाता था, ये क्या था हमारा जो है प्रश्न था। अब स्वर्ण युग क्या होती है? स्वर्ण युग जो है एक अवधारणा है, एक यानी कि सिद्धांत है। समय की क्या है? एक अवधारणा है, और एक ऐसी अवधारणा है जिसमें क्या होता है कि सभी आयामों में विकास होता है। क्या होता है? जितने भी आयाम होते हैं सभी आयामों में विकास होता है। सभी आयाम मतलब कि सामाजिक क्षेत्र में भी क्या होगा? विकास होगा। आर्थिक क्षेत्र में भी क्या होगा? विकास होगा। राजनीति के क्षेत्र में भी क्या होगा? विकास होगा। विज्ञान के क्षेत्र में भी क्या होगा? विकास होगा। इसके अलावा कला संस्कृति में भी क्या होगा? कला स्थापत्य में भी क्या होगा? विकास होगा। देख लीजिएगा, अगर किसी के समय पर इतना विकास हो रहा है तो फिर क्या कह सकते हो? उसे स्वर्ण युग कह दीजिएगा। अगर गुप्तों के समय पर देखेंगे तो राजनीति के क्षेत्र में देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम जैसे योग्य और शक्तिशाली शासक हुए, जिन्होंने क्या किया? राज्य को राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया। जब किसी राज्य की सीमाएं क्या होती हैं? बहुत अच्छे से क्या होती हैं? बंधी होती हैं या सुरक्षित होती हैं, तो उनके बीच रहने वाले लोग भी तो क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं। जब आप चारों ओर से सुरक्षित होंगे तो बेहतर काम कर पाएंगे और जीवन में आपके क्या होगा? विकास हुआ। तो ये जो है राजनीति के कारण संभव था। और जब अच्छी राजनीतिक स्थिति होती है तो सामाजिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है। गुप्तों के समय पर जो है सभी समाज के लोग क्या कर रहे थे? अपना अपना जो है जीवन निर्वाह कर रहे थे, बढ़िया जो है इनकम जनरेट कर रहे थे। आर्थिक स्थिति में देखेंगे तो गुप्तों के समय पर वो भी ठीक थी। अगर गुप्तों के समय पर देखेंगे तो सोने के सिक्के जो है चलाए गए थे। सोने के सिक्के किसी भी इतिहास के शासक के समय इस बात का प्रमाण होते हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था क्या है? मजबूत है। सोना और चांदी के सिक्के, शीशे और लोहे के सिक्के इस बात को बताते हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर थी। विज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे तो आर्यभट्ट हो, चाहे बराहमिहिर हो, चाहे धन्वंतरी हो, फिर चाहे वो ब्रह्मगुप्त हो, ये सभी विद्वान जो है किस समय के हैं? कालिदास हो, चाहे वो जो है विद्वान कब के हैं? गुप्त काल के ही हैं। तो इसलिए विद्वानों का युग भी था और उन्होंने जो है विभिन्न प्रकार की ज्योतिष में, गणित में, त्रिकोणमिति में, सूर्य सिद्धांत, खगोल विज्ञान इत्यादि की, आयुर्वेद, इन सभी की क्या किया? इन्होंने जो है जानकारी प्रदान की और विज्ञान का भी क्या हुआ? विकास हुआ। इसका एक उदाहरण जो है आप वहाँ से भी समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा दिल्ली में जो क्या बनवाया गया था? एक जो है लौह स्तंभ बनवाया गया था। क्या बनवाया गया था? लौह स्तंभ। इस लौह स्तंभ में अभी भी जंग नहीं लगा हुआ है, तो उस समय की विज्ञान की ताकत को जो है आप समझ सकते हैं। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में देखेंगे तो इतने सारे मंदिर जो बनवाए गए थे किस समय पर बने थे? गुप्त काल में बनवाए गए थे। चाहे वो फिर आपका पन्ना का जो है नचना कुठार का मंदिर हो, चाहे वो सतना का जो है भूमरा का शिव मंदिर हो, चाहे झांसी का 10 अवतार मंदिर हो, या फिर ठीक है, तो ये सभी मंदिर कब बनाए गए थे? गुप्त काल में ही बनवाए गए थे। मूर्तियों में देखेंगे तो मूर्तियां भी इनके समय पर गंगा, मकर विहामिनी यमुना, जटाजूटधारी शिव इत्यादि की मूर्तियां भी इन्हीं के समय पर विकसित हुई थी। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? सबसे पहले परिचय बताइएगा। परिचय कैसे बताओगे? स्वर्ण युग की परिभाषा के रूप में बताओगे कि इसकी अवधारणा का आशय क्या होता है। तो स्वर्ण युग एक समय की अवधारणा है जिसमें जीवन के हर पहलू के क्षेत्र में क्या होता है? विकास होता है। यद्यपि यह विकास अगर किसी शासक के समय पर देखने को मिलता है या वंश के समय पर देखने को मिलता है तो उसके समय को हम स्वर्ण युग कह सकते हैं। प्राचीन भारत के अंतर्गत गुप्त काल के समय को देखने पर हमें निम्नलिखित विशेषताएं प्राप्त होती हैं। बता दीजिएगा प्रत्येक को हेडिंग डाल करके, निष्कर्ष में बता दीजिएगा। क्योंकि उपरोक्त विशेषताओं से स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त काल में कि सभी आयामों में क्या था? जीवन का चरम विकास देखने को मिलता है, और जो कि प्राचीन काल में क्या था? सबसे ज़्यादा था। इसीलिए इसे क्या कह देते हैं? गुप्त काल के शासन काल को क्या कहा जाता है? गोल्डन एज ऑफ सो एंशियंट इंडिया जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारी क्या हो जाती है? क्लास खत्म हो जाती है। बहुत अच्छा है, आपके पास में ऑफर है। अगर आप अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो जुड़िएगा हमारे साथ में। और यदि हमारी बात करें तो 3 बार MPPSC मेंस लिखने का अनुभव है। इतिहास विषय में क्या है? विशेषज्ञता UGC नेट जो है क्या है? क्वालिफाइड है। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।